हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में क्या देखे थे? ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में देखे थे, ठीक है ना। ओलिगोसैकेराइड्स में क्या देखे थे? डाइसैकेराइड्स, ठीक है ना। डाइसैकेराइड्स बताया था आप लोगों को कि अगर हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें यहाँ पे 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड मिलता है। 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड मिलता है, ठीक है ना। जिसमें से हम लोग बात किए थे यहाँ पे माल्टोज के बारे में, ठीक है ना, सेलोबियोज के बारे में, फिर सुक्रोज के बारे में बात किए थे, फिर लैक्टोज के बारे में बात किए थे। ये 4 आपका आया था वहाँ पे, ठीक है ना। तो माल्टोज को जब हम लोग वहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है? अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है, ठीक है ना। सेलोबियोज को जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं वहाँ पे क्या मिलता है? बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। सुक्रोज को जब हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस वहाँ पे क्या मिलता है हमें? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है ना। फिर लास्ट में क्या था आपका? लैक्टोज। लैक्टोज को हाइड्रोलिसिस करने से हमें वहाँ पे क्या मिलता है? बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज मिलता है, ठीक है ना। बताए थे यहाँ पे कि जो आपका सुक्रोज है उसमें सिर्फ और सिर्फ C1 एंड C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, बाद बाकी में क्या होगा आपका? C1 एंड C4 लिंकेज होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, ठीक है ना। सुक्रोज जो होता है वो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, बाद बाकी सब के सब क्या होते हैं? आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्योंकि सुक्रोज में क्या होता है ना, C1C2 का मतलब क्या होता है वहाँ पे कि कार्बोनिल कार्बन पे जो OH ग्रुप है ना, वहाँ से हम लोग वाटर को बाहर निकाल दिए थे, ठीक है ना। अरे बात समझ में, इसलिए वहाँ पे अब कोई OH ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं है। कार्बोनिल कार्बन मतलब एनोमेरिक कार्बन पे अब कोई वहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से अब वहाँ पे क्या होगा? आपका OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे वो रिड्यूसिंग शुगर भी नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आ रही बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। ये सब बेसिक जो बातें थी मैं बता चुका हूँ। अब देखिए ध्यान से, जो नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं वो क्या आपका? पॉलीसैकेराइड्स। ये लास्ट है आपका, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर का। ये क्या आपका? पॉलीसैकेराइड्स, जिसमें हम बात किए थे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए थे स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजेन। मैं आपको पहले याद करवा दूं कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है। एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना, कि जब उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं ना तो वहाँ पे हमें ग्रेटर देन 10 मोनोसैकेराइड्स मिलता है। ग्रेटर देन 10 से ज़्यादा, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? जिसमें से एग्जांपल क्या आया था? स्टार्च का, सेलुलोज का, ग्लाइकोजेन का, ये सब एग्जांपल आया था। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्या? स्टार्च के बारे में। स्टार्च क्या होता है आपका? स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। स्टार्च क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब अनेक यूनिट्स हो। पॉलीमर मतलब अनेक यूनिट्स हो। तो अल्फा डी ग्लूकोज का अनेक यूनिट्स मतलब बहुत यूनिट्स है, ठीक है ना। बहुत यूनिट्स होता है उसमें किस में होता है? आपका स्टार्च के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है कि अल्फा डी ग्लूकोज का बहुत सारा यूनिट होता है किसके अंदर? आपका स्टार्च के अंदर, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? स्टार्च जो होता है ना वो 2 चीज से मिलकर बना होता है। स्टार्च जो है वो 2 चीज से मिलकर बना होता है। कौन कौन है? पहला पार्ट है एमाइलोज, दूसरा पार्ट क्या है? एमाइलोपेक्टिन। जो स्टार्च आपका पॉलीसैकेराइड है ना वो 2 चीज से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। पहला क्या बोलते हैं? एमाइलोपेक्टिन, ठीक है ना। एमाइलोज का जो परसेंटेज होता है इसमें 20% होता है। कितना होता है आपका? 20% होता है, ठीक है ना। मतलब स्टार्च के अंदर एमाइलोज 20% होता है और स्टार्च के अंदर एमाइलोपेक्टिन 80% होता है। अब देखते हैं कैसे इसको याद रखिएगा। एमाइलोज छोटा टर्म है, एमाइलोपेक्टिन बड़ा टर्म है, इसलिए यहाँ परसेंटेज भी ज़्यादा आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ये आपका क्या होगा? एमाइलोज क्या होगा? आपका वाटर सॉल्युबल। ये क्या होगा? आपका वाटर इनसॉल्युबल। ये क्या होगा? आपका वाटर सॉल्युबल। ये क्या होगा? आपका वाटर इनसॉल्युबल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तीसरी बात, जो यहाँ पे एमाइलोज में जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है वो 200 से लेकर 1000 यूनिट्स होता है। कितना होता है? 200 to 1000 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन एमाइलोज। जबकि एमाइलोपेक्टिन में जो अल्फा डी ग्लूकोज का जो यूनिट होता है वो 2000 से लेकर 2 मिलियन तक होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? 2000 से लेकर 2 मिलियन तक इसमें क्या होता है? आपका अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि इसमें जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है ना वो कैसे अरेंज होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है ना वो लीनियर चेन में अरेंज होता है। लीनियर चेन में अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है? आपका लीनियर चेन में
अरेंज होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। जिसमें क्या होता है आपका C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। क्या होता है उसमें? C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि इट इज अ लीनियर चेन पॉलीमर। क्या यहाँ पे ये है? लीनियर चेन पॉलीमर है। किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का। इट इज अ लीनियर चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, जिसमें 200 से लेकर 1000 यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। 200 to 1000 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। मतलब ये क्या हुआ आपका? लीनियर चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? कहाँ पे अटैच होता है आपका? C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच होता है। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू यहाँ पे ये अटैच होता है। इसका मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, अभी जस्ट बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर इसके बाद, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका? वाटर इनसॉल्युबल 80% होता है। ये क्या आपका होता है? एक ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। ये क्या है आपका? लीनियर चेन पॉलीमर। लीनियर चेन पॉलीमर ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज विथ 200 to 1000 यूनिट्स, ओके, एंड इट इज अटैच थ्रू द C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कोई दिक्कत है यहाँ तक? लेकिन ये क्या होता है आपका? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। क्या होता है ये आपका? ब्रांच चेन पॉलीमर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो जो ब्रांच चेन पॉलीमर किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज का क्या होता है? ये आपका ब्रांच चेन पॉलीमर होता है, जिसमें क्या होता है 2000 to 2 मिलियन, 2000 से लेकर 2 मिलियन तक क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज होता है, जिसमें इसमें क्या होता है? एक ब्रांच चेन है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि लीनियर चेन खत्म हो जाए, सिर्फ ब्रांचिंग आ जाएगा, नहीं। लीनियर चेन के साथ साथ में ब्रांचिंग भी इसमें आएगा, ठीक है ना। लीनियर चेन के साथ में क्या आएगा आपका? ब्रांचिंग भी आएगा। तो लीनियर चेन तो C1C4 के साथ जुड़ा होगा। जो ब्रांचिंग होगा ना वो आपका क्या होगा आपका? कहाँ पे होगा? C1 and C6 पे होगा। C1 and C6 पे क्या होगा आपका? ब्रांचिंग होगा, ठीक है ना। दूसरी बात, जो ब्रांचिंग इसमें रिपीट करता है ना, जो ब्रांचिंग इसमें रिपीट करता है वो 24 से लेकर 30 यूनिट्स के बाद रिपीट करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे लीनियर चेन चल रहा है, ठीक है ना, 2000 से ऊपर 2 मिलियन तक लीनियर चेन आपस में जुड़ा हुआ जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्या हुआ? जैसे शुरुआत से आए 24 पे पहला ब्रांच हमको मिल गया, फिर आगे बढ़े, हो सकता है 25 पे दूसरा ब्रांच मिले, हो सकता है कि 30 पे तीसरा ब्रांच मिले, फिर 24 पे मिले, फिर 35 पे 30 पे मिले। अरे बस समझ में, मतलब वो जो, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ब्रांचिंग होगा ना वो 24 से लेकर 30 के बीच में होगा। अरे बस समझ में, 24 से लेकर 30 के बीच में होगा। मतलब हम लोग पकड़ सकते हैं ऐसे उसको क्या 24 ले सकते हैं कि मतलब हाँ 24 पे क्या होता है? ब्रांचिंग रिपीट करता है। 24 पे क्या होता है आपका? ब्रांचिंग रिपीट। जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से 24 तक गया आपका, ठीक है ना, लीनियर चेन जा रहा है, और आपका क्या हुआ? आपका 24 पे जाके वहाँ पे पहला ब्रांचिंग आ गया, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, और फिर 24 पे आके पहला दूसरा ब्रांचिंग मिला। मतलब 24 के बाद रिपीट करता है क्या? ब्रांचिंग। मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं किसके? स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसके बारे में? एमाइलोज के बारे में, ठीक है ना। एमाइलोज तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? लीनियर चेन। लेकिन आपको अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पे स्ट्रक्चर किसका बना रहा हूँ मैं? यहाँ पे एमाइलोज, ठीक है। किसका बना रहा हूँ मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर? एमाइलोज का। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज ना, तो अल्फा का मतलब क्या होगा? OH नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। बगल में भी क्या हो जाएगा आपका? HOH। सामने में भी क्या हो जाएगा?
OH और यहाँ पे क्या होता है आपका, उल्टा कर देना है OH H, यहाँ पे क्या होता है आपका CH2OH और H हो गया। ये बना यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये बनेगा आपका यहाँ पे H OH H OH, ठीक है। फिर यहाँ पे H OH OH H CH2OH और यहाँ पे जा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये सेकेंड हो गया स्ट्रक्चर। फिर थर्ड बनाइए यहाँ पे। ऐसे करके आपको कितना बनाना है, 200 स्ट्रक्चर। तो संभव नहीं है यहाँ पे, तो हम सीधे क्या करेंगे, इसको दिखा देंगे ऐसे कि हाथ 200 जा रहा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा H OH OH H CH2OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा H। फिर इधर भी होगा, फिर आगे भी होगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है, C1 एंड C4। तो ये तो कार्बोनिल कार्बन क्या होता है, C1 होता है, ये C4 होता है, ठीक है ना। ये C1 होता है, ये C4 होता है, ये C1 होता है, C4 होता है। अब वो क्या करना है, यहाँ से वाटर बाहर निकालना है। तो ऐसा बना के क्या, वाटर बाहर निकाल दीजिए। तो मैं यहाँ से कैसे दिखा रहा हूँ, इसको हटाकर आप लोग क्या कीजिएगा, मैं तो यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। आपको क्या करना है, यहाँ से वाटर बाहर निकाल देना है, ठीक है ना। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा आपको यहाँ पे नीचे बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी स्ट्रक्चर को मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ आपको बनाकर। आपको क्या करना है, इसको फिर से वापस रिपीट करके नीचे बनाना है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। तो वाटर बाहर निकाले तो यहाँ से क्या हो गया, OH चला गया यहाँ से, और यहाँ से H चला गया। तो बताइए कैसे जुड़ा, ये O के थ्रू जुड़ा, C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चेक कीजिए। फिर यहाँ से OH और फिर यहाँ से H, ठीक है। फिर यहाँ पे इसी तरह से हो जाएगा यहाँ पे, अरे बस समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका O, ऐसे दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे आगे रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से आपका ऐसे आगे जा रहा है आपका नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इस तरह से ये रिपीट होता चला जाता है और ये आपका क्या बन गया, आपका स्ट्रक्चर किसका है, ये आपका एमाइलोज का है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं एमाइलोपेक्टिन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन। अब देखिए जानते हैं एमाइलोपेक्टिन में पहले तो क्या होगा, लीनियर चेन होगा, ठीक है ना। तो आपको लीनियर चेन बना लेना है। यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज ही होगा। तो H OH H OH सामने में H OH OH H और यहाँ पे CH2OH H, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H OH H OH H, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH H, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H OH और ये हो जाएगा CH2OH और यहाँ पे H। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अब नीचे बना रहा हूँ मैं H
OH HOH HOH OHH और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2OH और यहाँ पे H, ठीक है ना। फिर आगे रिपीट होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे HOH, फिर यहाँ पे भर लेना है आपको HOH HOH CH2OH H OH, ठीक है। फिर इधर में HOH HOH OHH HOH CH2OH और यहाँ पे H, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये आपका जा रहा है, ये चिन्ह आपका जा रहा है, क्या करना है, वाटर बाहर निकलना है सीधे। तो बताइए यहाँ से हम लोग क्या कर दें, इसको जोड़ देगा अल्फा लिंकेज के थ्रू, ऊपर भी लीनियर चेन और नीचे भी लीनियर चेन। बताइए यहाँ तक, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। फिर यहाँ से वाटर बाहर निकालिए 1 4 से, और इसको किसके थ्रू जोड़ना है आपको, ये हो गया आपका, यहाँ पे जोड़िए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका, आगे बढ़ता जा रहा है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये आपको नीचे बनाना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। और C1 C6 ब्रांचिंग, यहाँ से OH यहाँ से H को बाहर निकाल देना, मतलब ये आ गया क्या आपका, देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, C1 C4 लिंकेज, और यहाँ पे क्या हुआ आपका C1 C6 लिंकेज, C1 C6 लिंकेज, ठीक है ना। C1 C4 लिंकेज, वहाँ पे क्या हो गया C1 C6 लिंकेज। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ये क्या आपका एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। फिर जो यहाँ पे देखिए ब्रांचिंग यहाँ पे कितने पे आया, C1 C4 पे आया ना। फिर ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा, 24 के बाद फिर से ऐसा ब्रांचिंग आएगा। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आ गया ब्रांचिंग तो फिर आगे भी आ जाएगा, नहीं, 24 के बाद फिर रिपीट होगा ब्रांचिंग वहाँ पे। अरे बात समझ में आता है, क्लियर है। फिर ये इधर आगे बढ़ता चला जाएगा एकदम से यहाँ पे, ठीक है ना। ये आगे बढ़ता चला जाएगा, फिर इधर में 24 के बाद ब्रांचिंग आएगा, उधर में 24 के बाद ब्रांचिंग आएगा। तो उतना दिखा तो नहीं सकते हैं ना, इसलिए समझना है आपको कि हाँ ये ब्रांचिंग आपका आ चुका है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, और ये बात समझ में यहाँ तक, ठीक है ना। इसको नोट कर लिए, आपका क्या हो गया, एमाइलोपेक्टिन हो गया। तो अब देखे ध्यान से यहाँ पे, ये तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका क्या स्टार्च कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना आप लोगों को कि जितने भी पॉलीसैकेराइड होंगे ना, वो सब के सब आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। क्या होंगे आपके, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्यों, क्योंकि देख लीजिए आप, जितने भी आपके C1 कार्बन है, मतलब कार्बोनिल कार्बन है, क्या वहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है क्या, नहीं। वहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, OR ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। मतलब हेमी एसिटल पार्ट आपका प्रेजेंट नहीं है, कहाँ पे, कार्बोनिल कार्बन पे। इसलिए वो कभी भी आपका
रिड्यूसिंग शुगर तो नहीं होगा। क्या होगा आपका? सिर्फ और सिर्फ नॉन रिड्यूसिंग शुगर ही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो जितने भी आपके पॉलीसेकेराइड है सब के सब क्या होंगे? आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्च हो गया कंप्लीट आपका। अब बात करते हैं मैं क्या? सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज, सेलुलोज में क्या होगा? इसमें होगा आपका बीटा डी ग्लूकोज। क्या होगा इसमें? आपका बीटा डी ग्लूकोज होगा, ठीक है ना। और जो लिंकेज होगा वो कौन सा होगा आपका? C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा होगा आपका? C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको हम लोग। देखिए ध्यान से यहाँ पे। और ये भी क्या है आपका? एक तरह का नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या होगा ये आपका? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम बनाते हैं किसको? सेलुलोज को, ठीक है ना। इसको लिखिए क्योंकि थोड़ा सा लंबा चेंज जाएगा, वहाँ तक जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको। तो लिख लीजिए पहले आप लोग। देखिए यहाँ पे हमें क्या बनाना है? बीटा डी ग्लूकोज। इसमें क्या होता है आपका? बीटा डी ग्लूकोज होता है, C1C4 पे कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो बीटा के लिए क्या होता है? OH ऊपर चला जाता है, पता है ना। OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, बाद में सब कुछ सेम रहेगा। H OH H OH OH H और यहाँ पे हो जाएगा CH2OH और यहाँ पे H। फिर यहाँ पे देखे जानते हैं, यहाँ पे OH H H OH OH H H OH CH2OH एंड H, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? OH H, ठीक है, H OH ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे आपको? C1 एंड C4, ये क्या हो जाएगा? C1 C4 C1 C4 C1 C4। क्या करना है आपको? वाटर बाहर निकालना। तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या कैसे जुड़ेगा आपका? एक यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ऑक्सीजन एटम से ये जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ भी क्या होगा आपका? ऑक्सीजन एटम से यहाँ पे ये जुड़ जाएगा। चेक कीजिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी होगा आपका 4 एंड इसका C1 नीचे में। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या? C1 कनेक्टेड। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन और ये C1 फिर क्या होगा आपका? उसका C4 हो जाएगा। तो ये क्या है आपका? सेलुलोज का स्ट्रक्चर। ये क्या किसका है? सेलुलोज का। देखिए ध्यान से, क्या यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे क्या यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है क्या? C1 कार्बन इज द कार्बोनिल कार्बन, मतलब एनोमेरिक कार्बन। यहाँ पे कोई OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या होगा आपका? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, ठीक है ना। ये क्या आपका? सेलुलोज। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब एक बचता है आपका क्या? ग्लाइकोजेन। तो मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा उसके बारे में। उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, एमाइलोपेक्टिन की ही तरह होता है, ठीक है ना। सेम एमाइलोपेक्टिन की तरह होता है। उसमें क्या था ना, एमाइलोपेक्टिन में क्या था कि जो ब्रांचिंग आता था वो 24 पे रिपीट होता था, और इसमें जो ब्रांचिंग आएगा वो 10 से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 10 के बाद ब्रांचिंग C1C6, फिर 10 के बाद C1C6, फिर 10 के बाद C1C6। तो ये जो होता है ना आपका, क्या होता है? हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर होता है। कौन? ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? ये क्या होता है आपका? इसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज नहीं होता है। अल्फा डी
ग्लूकोज, ठीक है ना। स्ट्रक्चर लाइक एमाइलोपैक्टिन, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, एमाइलोपैक्टिन के जैसा, बट इज हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर। ये क्या होता है आपका, हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर होता है। अल्फा डी ग्लूकोज होता है यहाँ पे, ठीक है ना। 2000 से लेकर 2 लाख तक होगा यहाँ पे, 2000 से लेकर 20 लाख तक होगा। इसमें क्या आपका 2 मिलियन, ठीक है ना। स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज होगा इसमें यूनिट्स। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा आपका कैसा होगा, आपका एमाइलोपैक्टिन के जैसा होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा आपका, एमाइलोपैक्टिन के जैसा होगा। आगे बात समझ में आता है, क्लियर है। लेकिन एमाइलोपैक्टिन में क्या होता था कि 24 के बाद ब्रांच रिपीट होता था, यहाँ पे 10 के बाद ही ब्रांच रिपीट हो जाएगा, इसलिए क्या होता है, हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आगे बात समझ में यहाँ तक। इसमें क्या होता है आपका कि जो ग्लाइकोजेन है ना, ग्लाइकोजेन में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। एनिमल में जो कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होते हैं ना, वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होते हैं। सब एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, पढ़िएगा उसको, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लिखा हुआ है, ठीक है ना। हमें उतना भी ज़रूरत नहीं उस चीज़ का, बस ये ध्यान रखना कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, ग्लाइकोजन का पूछेगा कि इसे ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसके जैसा होता है, एमाइलोज, एमाइलोपैक्टिन, फिर लिख देगा वहाँ पे क्या, सेलुलोज, ऐसा करके बना देगा, 4 ऑप्शन बना देगा वहाँ पे। किससे जैसा होता है यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, एमाइलोपैक्टिन के जैसा होता है, ठीक है ना। और वहाँ पे क्या होता है, ब्रांचिंग रिपीट होता है कहाँ पे, 24 के बाद होता है, 24 पे होता है। लेकिन यहाँ पे 10 पे ही ब्रांचिंग रिपीट होना चालू होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो होगा आपका क्या होगा, हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर होगा। ये क्या होगा, हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर होगा, तो यहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा होगा ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, अरे बात समझ यहाँ तक। तो ये सब ये ध्यान रखना है चीज़ के बारे में, ठीक है ना। और एक दूसरी बात यहाँ पे क्या कि जब भी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है ना, तो एंजाइम क्या करता है, उस ग्लाइकोजेन को ब्रेक करके ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। जब भी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, किसकी ज़रूरत पड़ती है, ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, तो एंजाइम क्या करता है, ग्लाइकोजेन को ब्रेक करता है। ये एक तरह से हम बोल सकते हैं ये एनिमल स्टार्च है। ये क्या आपका एनिमल स्टार्च, और जो स्टार्च में पड़े थे वो क्या प्लांट वाला है, प्लांट में पाया जाता है वो सब, ठीक है ना। सेलुलोज हो गया या स्टार्च जो सब प्लांट में है, ठीक है ना। ग्लाइकोजन क्या होता है आपका एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होता है, किस में होता है, एनिमल बॉडी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, वो स्टोर्ड होता है एनिमल बॉडी में एज ए ग्लाइकोजेन। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स are stored in animal body as ग्लाइकोजेन की तरह क्या होता है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स में एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, ग्लाइकोजेन के रूप में, ठीक है ना। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स आपका स्टोर्ड है ना, वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में है, ठीक है ना। जब भी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है तो एंजाइम क्या करता है, ग्लाइकोजेन को ब्रेक करता है और वहाँ पे आपका ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, और बात समझ में आता तक। और ध्यान रखना कि इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, एमाइलोपैक्टिन के जैसा होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ये हाईली ब्रांच्ड होगा, इसमें 10 के बाद रिपीट होगा ब्रांचिंग, और उसमें कितने के बाद होता है, 24 के बाद। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। 24 पे रिपीट होता है ब्रांचिंग, इसमें 10 पे रिपीट होता है ब्रांचिंग, इसलिए क्या कहलाता है, ये कहलाता है ये हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा एनसीईआरटी को रेफर कीजिएगा। ऐसे मैं सारा चीज़ बता दिया हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ पॉइंट नहीं कि मैं छोड़ा हूँ, लेकिन एक बार आप फिर भी एनसीईआरटी बुक एक बार जरूर रीड कीजिएगा, ठीक है ना। बायोमॉलिक्यूल्स एनसीईआरटी से ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है, ठीक है ना। इतना पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है, उससे क्वेश्चन पक्का बन जाएगा। एक क्वेश्चन आता है वो बन जाएगा आपसे, एनसीईआरटी का आपको आता है अच्छे से, तो ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक बचता है इसमें क्या, ओसाजोन फॉर्मेशन, ठीक है ना। इस ऊपर नोट कर लीजिए फिर यहाँ तक।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे क्या, ओसा जोन फॉर्मेशन, ठीक है, ओसा जोन फॉर्मेशन। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, एक जनरल अल्डोहेक्सोज या कीटोहेक्सोज लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अल्डोहेक्सोज लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, CHO, ठीक है ना, HOH, 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 HOH और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2OH, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, आपका यहाँ पे फिनाइल हाइड्राजीन के साथ में, किसके साथ में, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ में। यहाँ पे 3 मोल लेते हैं इसका हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है NNHPH, CH डबल बॉन्ड NNHPH, ठीक है ना, और बाद बाकी HOH, HOH, HOH और यहाँ पे CH2OH, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, ओसा जोन, ठीक है। और ग्लूकोज से बनेगा तो ग्लूकोसा जोन बोलेंगे, ठीक है ना। अरे बात समझ में, तो क्या बोलते हैं, ओसा जोन। इतना पार्ट को हम लोग ये ही पार्ट है ओसा जोन के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है आपका, अल्डोज में क्या है आपका, एलोज होता है ना, एंड अल्ट्रोज होता है, तो ये एलोज है, ठीक है ना। तो ये एलोज से बना है, ठीक है ना। अब कैसे बना है उसको हम बात करते हैं उस पर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इतना पार्ट तो क्या है कि जस का तस जा रहा है इसके अंदर, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे और क्या बनता है प्रोडक्ट में, एनिलीन बनता है प्लस NH3 बनता है प्लस H2O। तो ये सब तो खैर बाय प्रोडक्ट में जाता है, उससे मतलब नहीं है। इसका देखते हैं मैकेनिज्म कैसे हुआ, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सिंपल, कि इसे इस कार्बन पे और इस कार्बन पे इसे यहाँ पे जोड़ेंगे ना, CH डबल बॉन्ड NNHPH, यही पार्ट यहाँ पे रख देना है। और ये वाला पार्ट को क्या करना है, सेम रखना है जो यहाँ पे है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे पूछता है बताऊंगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। तो मैं इसका बता रहा हूँ सबसे पहले क्या मैकेनिज्म, कैसे होता है ये रिएक्शन, ठीक है ना। ये कैसे होता है फॉर्मेशन ओसा जोन का, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बस आपको क्या करना है कि इतना पार्ट, मतलब पहला दूसरा कार्बन को छोड़कर जो बाद बाकी जितने भी कार्बन है वो सब के सब जस का तस रहेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट कार्बन पे क्या आ जाएगा आपका, CH डबल बॉन्ड NNHPH, CH डबल बॉन्ड NNHPH आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन। ये क्या आपका फिनाइल हाइड्राजीन से क्या बनता है, फिनाइल हाइड्राजोन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, फिनाइल हाइड्राजीन। सब पढ़े हैं आप लोग, फिनाइल हाइड्राजीन। अब देखते हैं मैकेनिज्म। तो देखिए यहाँ पे इसका मैकेनिज्म, CH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा CHOH। बाद बाकी को मैं क्या मान ले रहा हूँ R, ताकि हमको बहुत ज़्यादा लिखना ना पड़े, ठीक है ना, आपको भी ना लिखना पड़े। क्योंकि हमको मतलब किससे, 2 ही कार्बन से तो मतलब है, बाद बाकी सबको तो क्या होता है, सेमी रहता है, उसको हम लोग क्या मान लिए, R मान लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसका पहला मोल आया क्या, फिनाइल हाइड्राजीन का, NH2NHPH, यही ना। तब जानते हैं, पढ़े भी हैं इसके बारे में, अल्डिहाइड कीटोन में से यहाँ से क्या करते हैं, वाटर को बाहर निकाल देते हैं, माइनस का वाटर, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, सबसे पहले यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NNHPH और यहाँ पे क्या आ गया
C पे HOH, ठीक है ना, बाद बाकी यहाँ पे क्या हो जाए आपका R। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है टॉटोमेरिज्म। क्या होता है यहाँ पे आपका टॉटोमेरिज्म। कैसे, देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये H यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या हो गया, टॉटोमेरिज्म हो गया। यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH NH NHPH और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड COH और ये क्या हो जाएगा R। चेक कीजिए, ये ना हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सुनिएगा यहाँ पे AO के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करता है, इंटरनल अटैक करके इतना पार्ट को एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देता है। और जैसे ये बाहर निकल रहा होता है तो ये H को भी साथ पे लेके चला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही ये रेजोनेंस करेगा तो वो पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये बाहर निकल रहा है तो यहाँ से किसको लेके चला जाएगा, ये H+ को लेके चला जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड NH बना, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा R। चेक कीजिए इसको, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसा लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से क्या बाहर निकला, देखिए ध्यान से, यहाँ से माइनस का PH NH2 बाहर निकला, PH NH2 बाहर निकल गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 मोल लेते हैं किसका, PH NH NH2 फिनाइल हाइड्रोजन का, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, 1 मोल यहाँ पे गया और 1 मोल यहाँ पे PH NH NH2 2 मोल लिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कितना मोल लिया हमने, यहाँ पे 2 मोल। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, NH2 और यहाँ से H बाहर निकला और यहाँ से क्या हुआ आपका ऑक्सीजन एंड H2 बाहर निकला। यहाँ से क्या बाहर निकला, NH2H और यहाँ से क्या बाहर निकला H2O। मतलब यहाँ पे बाहर क्या निकला, अमोनिया NH3 और यहाँ पे क्या निकला H2O। तो माइनस का H2O माइनस का NH3। ये तो आप जानते हैं ना रिएक्शंस के बारे में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर में बताया था ना, ठीक है ना। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, यही तो है अमोनिया इट्स डेरिवेटिव। तो जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ पे तो हो रहा है रिएक्शन। चेक कीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए जानता यहाँ पे ऐसे कीजिए, चाहे यहाँ पे NH2 NH3 यही तो हो गया। देखिए यहाँ पे ध्यान से, सॉरी, यहाँ पे क्या है, ये NH3 बाहर निकल गया, यहाँ से क्या बाहर निकला, H2O बाहर निकला, ठीक है ना। NH3 एंड H2O बाहर निकल गया। यहाँ पे बताइए क्या बना, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड N पर क्या आ गया, NHPH आ गया, ठीक। C डबल बॉन्ड N NHPH और यहाँ पे क्या आ गया R। उसको उल्टा कर लिख सकते हैं, अगर आपके पास जगह होता तो आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर सर ये देखने में तो कुछ उल्टा उल्टा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गया आपका क्या, ओसा जोन का फॉर्मेशन, ठीक है ना। पहले हम लोग यहाँ पे क्या किए, वाटर बाहर निकाल के इसको जोड़ दिए, फिर हम लोग यहाँ पे क्या किए, टॉटोमेरिज्म किए, तो ये बना आपका। फिर हम लोग क्या किए, इतना पार्ट को एज ए लिविंग ग्रुप PH NH2 को एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकाल दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH बना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बना, फिर यहाँ से अमोनिया बाहर निकला, यहाँ से क्या बाहर निकले, वाटर बाहर निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे कितना मोल यूज हुआ, 1 मोल यहाँ पे यूज हुआ और 2 मोल यहाँ पे। तो ओसा जोन के फॉर्मेशन के लिए पूछ सकते हैं कितना मोल यूज करते हैं हम लोग फिनाइल हाइड्रोजन, तो 3 मोल यूज करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन करवाता हूँ इसके पर कुछ।
अब देखिए ध्यान से यहाँ पे आपके यहाँ पे सवाल हो सकता था कि सर 3 मोल लिए तो 3 कार्बन पे जुड़ना चाहिए था, 2 ही पे जुड़ रहा है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे जो यहाँ पे आपका बना है ओसा जोन CH डबल बॉन्ड N NH और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड N NH और यहाँ पे क्या है मेरे पास में R, ठीक है ना। तो जरा देखिए ध्यान से यहाँ पे हमने क्या लिया R CH डबल बॉन्ड N फिर N PH, यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या है NH तो यहाँ पे क्या होता है एक इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बन जाता है 6 मेंबर रिंग का। कितने मेंबर रिंग का? 6 मेंबर रिंग का ये क्या बना लेता है आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। देखिए ध्यान से इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इसलिए बस 2 ही कार्बन पे होता है रिएक्शन, तीसरे कार्बन पे नहीं होता है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 क्योंकि स्टेबल है ना, यहाँ पे क्या बन रहा है स्टेबल चीज़ बन रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इससे H जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या जुड़ा है H जुड़ा हुआ है। यहाँ पे N के पास में क्या है लोन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट कर सकता है इसको, इसलिए यहाँ पे ये बनता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए ध्यान से इसमें सवाल क्या आएगा, पूछेगा आपसे कि इसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज क्या सेम ओसा जोन बनाएंगे या डिफरेंट बनाएंगे। तो आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज, ठीक है ना, फॉर्म्स सेम ओसा जोन। कैसे? देखिए ध्यान से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है CHO और यहाँ पे C पे क्या हो जाएगा HOH, सेकेंड पे चेंज करते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा OH H हो जाएगा, फिर HOH, फिर यहाँ पे आ जाएगा HOH और CH2OH, ये नहीं बनाते हैं 1 2 3 4, ये ग्लूकोज हो गया। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में क्या होता है CH2OH होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, बाद बाकी जगह पे आप ही ज़रा सोचिए, यही तो होता है जो इधर में है वही यहाँ भी होता है, बताए थे ना। क्योंकि फ्रक्टोज जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किसका रिजल्ट होता है डबल टॉटोमेरिज्म ऑफ द ग्लूकोज होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से मैनोज याद कीजिए, मैनोज क्या होता है जरा सोचिए मैनोज के बारे में, बताए थे AG गूगल अमित सेकेंड वाला। तो ग्लूकोज का क्या होता है C2 एपिमर होता है, तो ग्लूकोज यही ना है, इसका C2 एपिमर लेना है, तो मतलब यहाँ पे चेंज करना है, चेंज कीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH H और यहाँ पे नीचे में सेम हो जाएगा, चेक कीजिए, ठीक है ना। अब जब बताइए यहाँ से जो बनेगा ओसा जोन, ठीक है ना, वो क्या होगा यहाँ से यहाँ ये वाला पार्ट, देखिए ध्यान से ये वाला जो पार्ट है क्या सब में सेम है क्या, चेक कीजिए। तो इतना पार्ट सब में सेम है और यह रिएक्शन जो होता है यही दोनों कार्बन एटम पे होता है, चेक कीजिए। रिएक्शन जो होता है यही फर्स्ट 2 कार्बन एटम पे क्या होता है रिएक्शन होता है किसके साथ में फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में, इसलिए बस यही दोनों कार्बन यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन ये जो पार्ट है ना वो क्या होता है आपका सेम होता है तीनों में, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट आपका ओसा जोन नहीं बनेगा। ये सब क्या बनाएंगे आपके सेम ओसा जोन बनाएंगे, चेक कर लीजिए। मैं बना देता हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे सबका एक ही बनेगा CH डबल बॉन्ड NH NH PH और यहाँ भी आ जाएगा CH डबल बॉन्ड NH PH और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, चेक कीजिए
CH2OH, OH H, HOH और HOH। चेक कीजिए इसको। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आ रही बात समझ में यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक। तो ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे क्या आपका कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब बचता क्या आपका एमिनो एसिड्स पार्ट। ठीक है ना, तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग।